श्रोताओं नमस्कार। सेहतनामा में आज सुनिए ईएनटी से जुड़ी समस्याएं और समाधान इस विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर मिलिंद भोई से जयंत पात्रिकर की बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी। डॉक्टर साहब, हमारी बातें चल रही है और अभी आप थोड़ी देर पहले पानी पी रहे थे, पानी का घूंट आपने पिया। कई बार ऐसा होता है, हम अपनी आवाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो गा रहे हैं या बोल रहे हैं, किसी बात पर, किसी विषय पर किसी से चर्चा कर रहे हैं, और इस दौरान हमारी आवाज थकने लगती है या गला सूखने लगता है। ये प्रक्रिया क्या होती है कि हमें तुरंत महसूस होता है कि कुछ गले में गीलापन आ जाए? इसके लिए जहां से अपनी आवाज निकलती, जहां से अपने आवाज का आगाज होता है, उसे हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। हाँ, स्वर तंतु। जी जी। तो दैट शुड बी हाइड्रेटेड। अगर आप जितना पानी पिएंगे तो उतना ज्यादा वो हाइड्रेटेड रहेगा और उसकी काम करने की क्षमता लुब्रिकेटेड रहेगी। अच्छा। और उसका वर्किंग अच्छा रहेगा। हाँ, हाँ। जितना वो ड्राई है उतना उनमें काम करने की क्षमता कम हो जाती है। सो जो भी सिंगर से या अनाउंसर से या एक्टर से, उन्होंने पानी ज्यादा पीना चाहिए। और गर्म पानी का भी महत्व बताया जाता है? बताया है, लेकिन किसको गर्म पानी से फायदा होता है और किसको नहीं होता है, ये दैट इज कस्टमाइज्ड, पर्सनलाइज्ड है। अगर आपको गर्म पानी से फायदा हो जी जी, तो दूसरे आदमी को हो गए, ऐसा नहीं। जब भी आपने कोविड का क्वेश्चन किया था, तभी कोविड में बहुत सारे लोगों को ऐसा एक दिमाग में था कि गर्म पानी पीने से कोविड चला जाता है। तो इतना लोग इतना गर्म पानी पीते थे कि अंदर उनके गले में पूरा वो इंजुरीज होते थे, गर्म पानी की, जल जाता था गला। जी, तो ऐसी चीज है कि आपके पर्सनैलिटी को क्या सूट है, क्या नहीं सूट है, आपको जज करना चाहिए। मतलब जिस तरह से ठंडा पानी भी नहीं पीना चाहिए तो गर्म भी नहीं पीना चाहिए। रूम टेम्परेचर का पानी। और एक सवाल ये था कि आवाज के बारे में हम बात कर रहे थे कि हमने शब्द सुने हैं, स्पीच थेरेपी कहते हैं या वॉइस थेरेपी कहते हैं। ये क्या होता है? स्पीच थेरेपी इज डिफरेंट एंड वॉइस थेरेपी डिफरेंट। अच्छा। स्पीच यानी कि शब्द एंड वॉइस यानी कि आवाज का परिणाम से शब्द होता है। शब्द की पहली स्टेप आवाज है। स्पीच थेरेपी वो लोगों में दी जाती है कि जिनका वॉइस क्वालिटी अच्छा है, जिनका वॉइस मैकेनिज्म नॉर्मल है, लेकिन वो बात करने में तकलीफ है। जो तोतरे बोलने वाले लोग होते हैं, या किसी को टंग टाई का शिकायत होता है, या पैरालिसिस होने के बाद में उनकी आवाज बात करने में तकलीफ होती है, ऐसे लोगों के लिए स्पीच थेरेपी होता है। स्पीच थेरेपी इज कंसर्न विथ ओरल कैविटी ओनली। दैट मीन्स टंग, पैलेट, डेंचर्स, that is restricted to only oral cavity. But voice therapy, voice care therapy, इसमें पूरा आवाज का पूरा विचार होता है, थॉट प्रोसेस होती है, और हमें ऐसा लगता है कि वॉइस गले से निकलता है या लैरिंग्स से निकलता है, तो ऐसा नहीं है। हमारे पुराने शास्त्रों में बताया कि वॉइस के 4 टाइप्स है: परा, पश्यंती, मध्यमा एंड वैखरी। तो परा स्टार्ट फ्रॉम एब्डोमेन, नाभि से निकलता है। जी जी जी। वहां से शुरू होके फिर वो पश्यंती में जाता है, चेस्ट, सीना, देन मध्यमा, थ्रोट, गले में, एंड आफ्टर ऑल एट द एंड वैखरी, ओरल कैविटी। दीज आर 4 स्टेप ऑफ वॉइस: परा, पश्यंती, मध्यमा एंड वैखरी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसको ऐसा लगता है कि अपनी आवाज अच्छी होना चाहिए, तो खाली गले के ऊपर ख्याल देके नहीं होगा, आपको एब्डोमेन, चेस्ट, थ्रोट एंड ओरल कैविटी, ये पूरा, एंड अगेन ब्रोका सेंटर, दिमाग, ये सब का इकट्ठा विचार करना जरूरी है। जी जी जी। और ये भी बताया जाता है बहुत सी तकलीफों में, खासतौर से आवाज से जुड़ी तकलीफों में, हम जब प्राणायाम करते हैं और ओमकार का जाप बार बार करते हैं तो उससे बहुत फायदा होता है। बिल्कुल। ये कहाँ तक सच है? और ओंकार साधना एंड गायत्री मंत्र आर द 2 वेपन्स टू फाइट अगेंस्ट वॉइस इंजुरीज। अच्छा। उससे आपका मेंटल पावर बढ़ता है, मॉरल पावर बढ़ता है, और ओंकार साधना एंड गायत्री मंत्र अगर रिसाइटेशन करेंगे तो दैट क्रिएट्स पॉजिटिव एनर्जी इन योर बॉडी, दैट गिव्स राइज टू गुड क्वालिटी ऑफ वॉइस। जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दैट शुड बी डन ऑथेंटिकली। वो कैसा करना है, कैसा नहीं करना है, इसके बहुत सारे थॉट्स है, वो स्टडी करके करने वाली बात है। डॉक्टर साहब, आवाज की विशेषता क्या बताई जा सकती है? मुझे ऐसा लगता है कि आवाज ये भगवान ने हमें दी हुई गिफ्ट है। इसलिए हम कहते हैं कि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे। आपकी पहचान आपकी आवाज है, आपकी आवाज से आपकी पहचान होती है। दिस इज द बिगेस्ट गिफ्ट गॉड हैज गिवन अस।
मेरी आवाज पहचान है, गर याद रहे। इस सुंदर से गीत को सुनने के बाद हमें और भी कुछ बातें याद आ रही है। ईएनटी में हमने कान की बातें की, अब कुछ नाक की बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब। बचपन से बहुत से बच्चों में भी ऐसी टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है कि कभी कभी नाक से खून निकल आता है, खासतौर से बहुत ज्यादा ठंड हो तो या फिर बहुत ज्यादा गर्मी हो तो नाक से खून निकलता है। तो इसकी कारण क्या हो सकते हैं और इसका उपाय, ट्रीटमेंट क्या होता है? जब इसके कारण हम ढूंढेंगे, इसे हम नॉर्मल बोली में एपिस्टैक्सिस कहते हैं, जो नाक से खून आता है जी। नॉर्मली बहुत से बच्चों को या बहुत से लोगों को आदत होती है कि वो नाक के अंदर उंगली डालते हैं और अंदर जो भी है उसको निकालने का कोशिश करते हैं। दैट इज नॉट इंडिकेटेड, ये गलत बात है। जो भी सिक्रेशंस है अंदर, जो भी चीजें अंदर, वो अगर उनको बाहर आना है तो स्नीजिंग के जरिए आ सकते हैं बाहर, छींके आने के साथ आ सकते हैं। आप अगर उंगली अंदर डालेंगे नाक में तो आपके जो नाखून है, ये नाखून आपको अंदर का जो स्किन होता है नाक के अंदर का, वो बहुत सेंसिटिव होता है, उसको इंजुरी करते हैं और उसमें से खून शुरू हो जाता है। ये पहली बात है। दूसरी बात है, जिनका ब्लड प्रेशर तुरंत ज्यादा हो जाता है, शूट इन बीपी, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो आपके नाक से खून आना शुरू हो जाता है। आपको अगर बार बार नाक से खून आने की तकलीफ है तो आप ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और नंबर 3, अभी यंग जनरेशन में बहुत से दिख रहा है हमें, और दैट इज अलार्मिंग सिचुएशन की हमारी यंग जनरेशन अभी नार्कोटिक्स के यूज करते हैं, बहुत सारे अम्लीय पदार्थ, हम जिसे नशीले पदार्थ, उसमें बहुत सारे जो नशीले पदार्थ है दे आर इन पाउडर फॉर्म, और वो जो पदार्थ है वो स्ट्रॉ, प्लास्टिक का जो नली होता है उसके हेल्प से वो नाक से सूंघते हैं। जो बच्चों में ऐसी आदत है, ये नशीले पदार्थों की आदत लग गई है, उनका वो नशीले पदार्थों की वजह से अंदर का जो स्ट्रक्चर है नाक का डिस्ट्रॉय हो जाता है और ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। ये सब चीजें नेजल ब्लीडिंग में आपको दिखती है। कुछ लोगों को, खासतौर से पुराने जमाने के जो लोग थे, वो एक पाउडर होता है जिसे नस्वार कहते हैं, तपकीर मराठी में कहते हैं, नाक से खींचने की आदत होती है, नॉस्ट्रिल्स में वो चला जाता है और उसके बाद कुछ उनको क्या फीलिंग होता है पता नहीं, मगर ये आदत नहीं, गलत है, ये एक तरह का नशा है। टोबैको एंड ये जो तपकीर हम मराठी में जैसे कहते हैं, ये सब गलत बातें, नशा है। डॉक्टर साहब, खून निकलने की एक और वजह थी, मैंने जैसे आपसे पूछा था कि ज्यादा ठंड होने पर और बहुत ज्यादा गर्मी जब पड़ती है तब भी बच्चों के नाक से खासतौर से खून आता है। बराबर है, ज्यादा ठंड पड़ने पे भी वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं हम उसे, कि ब्लड वेसल में थोड़ा चेंज हो जाता है, या ज्यादा गर्मी होने में, जिसे मराठी में हम घोड़ाना फुटला ऐसा कहते हैं। तो ये सब चीजें ये दोनों सीजन में हमको दिखती है, लेकिन इसके लिए प्रॉपर मेडिकल मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है जी, ना कि घरेलू उपचार से ज्यादा से ज्यादा आप डॉक्टर की सलाह लेकर ट्रीटमेंट करेंगे तो ठीक रहता है। जी। नाक की ही बात चल रही है तो कभी कभार देखा जाता है कि हमारी जो 2 नॉस्ट्रिल्स हैं उनमें से किसी एक में एक पॉलिप जैसा डेवलप हो जाता है, कुछ सूजन जैसी अंदर से आ जाती है उस मेम्ब्रेन पे, उसको नेजल पॉलिप कहते हैं। एलर्जी की वजह से ये होता है। एसी पॉलिप, नेजल पॉलिप, एंट्रोगोनल पॉलिप। और ये पॉलिप का अगर आपने ठीक से ट्रीटमेंट नहीं किया तो वो इतना बढ़ जाता है कि वो नाक से बाहर आ जाता है। तो उसको जब भी आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि एक बाजू में सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ब्लॉकिंग लग रहा है, तो उसकी 2 चीजें हो सकती है। एक तो डीएनएस, डिविएटेड नेजल सेप्टम, जिसे हम नाक की हड्डी बढ़ गया ऐसा बोलते हैं। और दूसरी बात जो आपने अभी कही, नेजल पॉलिप। अगर आपको फीलिंग है कि एक बाजू में सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ब्लॉकिंग लग रहा है, तो यू हैव टू कंसल्ट ईएनटी सर्जन। उसका स्कैन होता है, जैसा हम ब्रेन का स्कैन करते हैं वैसा साइनस स्कैन होता है, CTPNS, पैरानेजल साइनसेस। वो स्कैन में हमको पूरा पता चलता है कि वो पॉलिप कितना बड़ा है, कहाँ उसका ग्रोथ हुआ है, उसको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। ज्यादातर पॉलिप्स में मेडिसिनल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के साथ साथ सर्जिकल एक्सीजन इज एडवाइस, जिसे हम फेस सर्जरी कहते हैं, फेशियल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। वो सर्जरी करने के बाद वो पॉलिप्स हम निकाल सकते हैं। अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया जो बहुत आम तौर पे लोगों के मुंह से सुना जाता है कि साइनस, मुझे साइनस की तकलीफ है, साइनस की ये साइनस होता क्या है, कहाँ होता है? साइनस ये अपने फेस के अंदर कोई एयर कैविटीज है जिसे हम साइनस कहते हैं। वो दैट आर डिवाइडेड, सो फ्रंटल साइनस है, मैक्सिलरी साइनस है, स्पेनोइड साइनस है, दैट आर एयर कैविटीज।
जैसा आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, गिटार है या तबला है या पखावज है, ढोलकी है, जिसको अंदर हॉलो होता है, साइनस एयर पैकेट होता है, वो हॉलो जितना अच्छा है उतनी आवाज अच्छी निकलेगी वो इंस्ट्रूमेंट से। अगर तबले के अंदर जो हॉलो है उसको अगर कोई छेद है या फिर ढोलकी के अंदर हॉलो उसको कोई छेद है तो आवाज नहीं आएगी। तो हमारी जो आवाज निकलती है वो आवाज को रेजोनेंस देने के लिए उसको पूरा हॉलो दिया है, क्योंकि अपने आवाज को रेजोनेंस आता है। और हर एक व्यक्ति का जो साइनस है उसका शेप अलग है और उसका वॉल्यूम अलग है। किसी एक आदमी का, इंसान का वॉल्यूम और शेप किसी दूसरे से मिलता नहीं है साइनस में, इसलिए हर किसी की आवाज एक जैसी नहीं है, हर किसी की आवाज अलग है। दैट इज योर ओन आइडेंटिटी। जी। जैसे हमारे हाथ की लकीरें अलग अलग होती है, हर एक की अलग अलग है, वैसे हर एक का आवाज अलग है। वो आपकी पहचान है, मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे। इसकी वजह यह है कि बनाने वाले ने हमको ऐसा बनाया है कि हर एक की आवाज अपनी आवाज दी है, और उसकी वजह वो साइनस का जो साइज है वो हर एक में अलग है, साइनस का वॉल्यूम है और शेप है, हर एक का अलग अलग है, तो हर एक का वॉइस क्वालिटी अलग अलग है, नहीं तो सब एक जैसे ही गाते थे। ये जो हमारा अवयव है नाक, इसे हम संस्कृत में घ्राणेन्द्रिय कहते हैं। हम इसे सुगंध हो या दुर्गंध हो, ये हम इससे महसूस कर सकते हैं। कुछ लोगों को कंटिन्यूसली नाक से जो म्यूकस आता है वो दुर्गंधी से भरा हुआ। बिल्कुल। वो किस तरह का विकार है? अगर आपके नाक से जो नॉर्मल फ्लूइड आता है या म्यूकस है, उसमें अगर स्मेल है तो 2-3 चीजें आपको ख्याल में रखना चाहिए। नंबर 1, यू टू चेक फॉर योर शुगर। डायबिटीज के पेशेंट में ये आपको सिम्टम दिखता है, फाउल स्मेलिंग, नेजल डिस्चार्ज। नंबर 2, वेरी कॉमनली फाउंड इन स्पेशली इन किड्स, बच्चों में एक ही नाक से म्यूकस आ रहा है और दैट इज फाउल स्मेलिंग, गंदगी है, तो यू हैव टू इमीडिएटली कंसल्ट ENT सर्जन, क्योंकि 99% फॉरेन बॉडीज, बच्चे लोग कभी कभार नाक में कोई शीशा डाल देते हैं, कोई मनी डाल देते हैं, कोई कागज की टुकड़ा डाल देते हैं अंदर। अगर वो ख्याल में नहीं आए, नोटिस नहीं आए, तो अंदर चला जाता है, वो डिस्ट्रॉय होने लगता है और उससे फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज बाहर आता है। अगर बच्चों के एक ही नाक से गंदगी आ रही है, पस आ रहे हैं और फाउल स्मेल है, तो 99% दैट इज इम्पैक्टेड फॉरेन बॉडी। आपको ENT सर्जन के पास जाना है, वो दूरबीन से देखेंगे और अंदर का जो फॉरेन बॉडी है निकाल देंगे। ऐसे बहुत से पेशेंट हम प्रैक्टिस में देखते हैं। और जब मौसम बदलता है तो कई लोगों को एक एलर्जी की तकलीफ होती है। वातावरण में बहुत से पोलन ग्रेन्स होते हैं, तो वो सूंघने से, या धूल की एलर्जी होती है, धूलिकण अगर चले जाए नाक में तो फिर अचानक से छींकें आने लगती है, नाक बहने लगती है, आंखों से पानी आने लगता है। इसकी क्या वजह होती है? ये कौन सा? दिस इज ड्यू टू एलर्जी। हमारे नाक में ऑल्फैक्टरी नर्व जो है, जो स्मेल के लिए जरूरी है, अच्छा, दैट इज वेरी सेंसिटिव नर्व। अगर कोई भी एटमॉस्फेयर में, वातावरण में कोई चेंज होता है तो वो उसको सेंसिटिवली रिएक्ट करती है जी, और फिर एलर्जी की वजह से ये सब चीजें होती है। दैट इज योर बॉडीज रिएक्शन टू द एटमॉस्फेयर। तो ये साइनस नाम की जो कैविटी है आप कह रहे हैं, उसमें ये म्यूकस भर जाता है जब हमारे, बिल्कुल, जिसे साइनोसाइटिस कहा जाता है। बिल्कुल, जिसे हम आम आदमी सर्दी या जुकाम कहते हैं। सर्दी जुकाम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले अब एक गीत सुन लिया जाए। मेरे और एक प्यारे चहेते सिंगर है जो मुझे ये वॉइस केयर ट्रीटमेंट में और मेरे प्रैक्टिस में बहुत सारा गाइडेंस देते हैं। 20 साल से वो मेरे दोस्त थे और हम एक साथ काम कर रहे, शंकर महादेवन जी। ओहो, उनके लिए मैं ये गीत सुनाना चाहूंगा, मितवा। वाह वाह, बहुत सुंदर गाना है, आइए सुनते हैं। मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है अनकही, जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता। किस ओर चला है तू।
क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है अनकही जो है अनसुने, वो बात क्या है बता मितवा। कहें धड़कने तुझसे क्या मितवा, ये खुद से तो ना तू छुपा। डगर में डगर में डगर में प्रेम नगर में नगर में नगर में, जीवन डगर में प्रेम नगर में, आया नजर में जब से कोई है, तू सोचता है तू पूछता है, जिसकी कमी थी क्या ये वही है, हाँ ये वही है, हाँ ये वही है। तू एक प्यासा और ये नदी है, काहे नहीं इसको तू खुल के बताए, जो है अनकही जो है अनसुने, वो बात क्या है बता मितवा। कहे धड़कने तुझसे क्या मितवा, ये खुद से तो ना तो छुपा। गई राहें पर तू ये सोचे जाऊं ना जाऊं, ये जिंदगी जो है नाचती तो क्यों बेड़ियों में है तेरे पाँव, प्रीत की धुन पर नाच ले पागल, उड़ता अगर है उड़ने दे आंचल, काहे कोई अपने को ऐसे तरसाए, जो है अनकही जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता मितवा। कहे धड़कने तुझसे क्या मितवा, ये खुद से तो ना तो छुपा। मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू। इस बहुत ही सुंदर से गीत के बाद डॉक्टर साहब हम थोड़ा पीछे की ओर चलते हैं। एक 5 सालों पहले बहुत ही बुरे दौर से पूरी दुनिया गुजर रही थी और हम सभी ने मतलब उस दौर को झेला है, बहुत तकलीफें सहन करी है, जिसे कोविड के नाम से अब कोई याद भी नहीं करना चाहेगा उसे। तो वो जो दौर था उस समय बहुत से लोगों को
जिन्हें वो इन्फेक्शन हुआ था, सूंघने की शक्ति जो चली गई थी, उन्हें किसी चीज की गंध नहीं आती थी, वो क्यों होता था? वो याद भी हमें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हमने वो जो वेव्स थी, पहली वेव या दूसरी वेव, उसमें हमने फ्रंट लाइन पे काम किया था एज ए कोविड वॉरियर। जी जी। आई वाज डीलिंग विद सो मेनी पेशेंट बिकॉज ईएनटी सर्जन, ईएनटी की से रिलेटेड वो सब चीजें थी, एयरवे इन्फेक्ट होता था, तो बहुत सारे लोगों में सूंघने की शक्ति कम होती थी या टेस्ट कम हो जाता था। ये जो हमारे नर्व्स है, टेस्ट बड्स के नर्व्स है या ऑल्फैक्टरी नर्व जो हमने तभी बताया कि नाक से सूंघने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, उसके जो नर्व एंडिंग्स है वो इन्फेक्शन की वजह से डिस्ट्रॉय होते थे। इसलिए वो लोगों को सूंघने में तकलीफ होती थी। दैट वाज अ साइन टू गो फॉर चेकिंग ऑफ कोविड। और इसकी जो दूसरी लहर थी उसमें तो एक बड़ा अजीब सा इन्फेक्शन होता था कि नाक में से कुछ काला काला पदार्थ निकलता था या कुछ बहुत सूखा हुआ वो मटेरियल होता था, ये नाक में किसी तरह के कीड़े लग गए हैं, इस तरह की एक फीलिंग होती थी जो लोग उससे बाधित थे। तो उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। दैट इज कॉल्ड म्यूकोरमाइकोसिस। जी 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 जी। इट्स अ फंगल डिसीज। और ये इतना जानलेवा था कि नाक से शुरू होता है इन्फेक्शन या ओरल कैविटी से शुरू होता था और वो थ्रू नोज, आई और ब्रेन तक चला जाता था। इट वॉज वेरी फास्ट स्प्रेडिंग। आज यहाँ है तो कल यहाँ, परसों यहाँ, फिर ब्रेन। और बहुत सारे सेकंड वेव में जो डेथ्स हुई है वो म्यूकोरमाइकोसिस की वजह से हुआ है। उसमें इमीडिएट सर्जरी करना होती थी और बहुत सारे मोर देन 50% सर्जरीज में लोग बच गए और 50% चले गए। दैट वाज कॉल्ड एज म्यूकोरमाइकोसिस। ये सब कोविड की देन थी। जी जी जी। अब कोविड की बात हो ही रही है तो सिर्फ इतना जानना चाहेंगे कि हम सभी ने अब वैक्सीन ले लिया है और बूस्टर डोज भी ले लिया है बहुतों ने, तो मान लिया जाए कि अब ये वापस नहीं आएगा। वो वापस आएगा या नहीं आएगा हम ये नहीं कह सकते। लेकिन हमें ये एक वार्निंग मिल गई है कि ऐसी कोई भी चीज आ सकती है जो आम आदमी का जीना हराम कर सकती है। सो यू हैव टू फिट एंड प्रिपेयर फॉर एवरी बैड थिंग। इसलिए कोविड आए या ना आए, लेकिन ऐसी बीमारी अगर आई तो उसको फाइट करने के लिए हमें फिजिकली और मेंटली फिट होना चाहिए। ये मैसेज हमने अपने आप को देना है और लोगों को भी देना है। आप अगर फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो तो ऐसे कई कोविड आपको फाइट कर सकते हैं। अगर आप फिजिकली मेंटली फिट नहीं है तो कोविड क्या, कोई भी मामूली बीमारी आपको खत्म कर सकती है। तो अगर आपको फिजिकल और मेंटल फिटनेस रखना है तो अच्छा खाना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। जो भी बुरी आदत है, स्मोकिंग से लेके अल्कोहल तक और नारकोटिक्स के लेके टोबैको तक, इससे दूर रहना चाहिए। जो जो लोगों ने ये चीजें की है उनका फिजिकली और मेंटली फिटनेस कम हुआ है। और उस समय, उस दौर में खासतौर से हम एहतियात के तौर पे मास्क लगाते थे, बार बार हाथों को धोते थे, सैनिटाइज करते थे हर चीज को। वो आदतें बनी रहे? बिल्कुल बनी रहना चाहिए। अच्छा। लेकिन वो आदतें तो रखने के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि अगेन फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल दीज थिंग्स आर सपोर्टिंग, जी जी, बट द बेसिक थिंग इज फिटनेस। तो हमारी जो शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता है उसे बनाए रखना बहुत जरूरी है। कोविड की यादें तो बिल्कुल अच्छी नहीं होती, मगर इसके बाद हमें याद रखने वाली बात यह है कि हमें अपने आप को तंदुरुस्त रखना है और फिट रखना है। आगे बढ़ने से पहले फिर एक गाना। और एक मेरे चहेते सिंगर है जिनके साथ मैं काम करता हूँ वॉइस केयर जर्नी में, उनके मांझी और वो खुद हमारे अच्छे दोस्त है हरिहरन जी, जिन्होंने हमारे बुक का लॉन्च किया है लास्ट ईयर। तो उनका गीत मैं सुनाना चाहूंगा, तू ही रे। ओहो, क्या बात है, आइए सुनते हैं। तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको। जान रे इन सांसों में बस जा तू। चांद रे आजा दिल की जमीन पे तू। चाहते है अगर आके मुझसे मिल जा तू, या फिर ऐसा कर धरती से मिला दे मुझको। तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। आजा रे
यूं ही तड़पाना तू मुझको। सांसों का देखो तुम पागलपन के आए नहीं इन्हें चैन। मुझसे ये बोली मैं राहों में तेरी अपने बिछा दूं ये नैन। इन ऊंचे पहाड़ों से जान दे दूंगा मैं अगर तुम ना आई कहीं। तुम उधर इधर ये जहां छोड़ू मैं। मौत और जिंदगी तेरे हाथों में दे दिया रे। आई रे ले मैं आई हूँ तेरे लिए। तोड़ा रे हर बंधन को प्यार के लिए। जान रे आज तुझ में समा जाऊं मैं। दिल रे तेरे सांसों में बस जाऊं मैं। चाहते है अगर आके मुझसे मिल जा तू, या फिर ऐसा कर धरती से मिला दे मुझको। तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको। जान रे इन सांसों में बस जा तू। चांद रे आजा दिल की जमीन पे तू। वक्त से कि वो थम जा
क्या बात है, हरिहरन साहब की आवाज में बहुत ही सुंदर ये गाना हमने सुना। और एक सवाल ये है कि कई बार सफर में, खासतौर से बस से जो सफर करते हैं या मोटर से सफर करते हैं और कभी घुमावदार रास्ते होते हैं, तो बहुत से लोगों को मतली होती है, नौशिया होता है, और कहा जाता है कि उसका संबंध कहीं कान से है। कान के अंदर कोई लिक्विड होता है जो हिलने की वजह से हमें वो फीलिंग होती है, सेंसेशन होता है नौशिया का। या कभी कभी किसी व्यक्ति को शरीर का संतुलन रखने में दिक्कत होती है। ये किस तरह के विकार हैं? दिस इज कॉल्ड वर्टाइगो। शरीर संतुलन में दिक्कत हो जाती है। हमारे कान के अंदर एक लिक्विड होता है, फ्लूइड बोलते हैं उसको। उसका अगर कॉम्पोजिशन में कोई चेंज होता है तो दैट गिव्स राइट टू गिडीनेस, एंड उसको हम वर्टाइगो कहते हैं। तो दैट कैन बी क्योर्ड विथ मेडिसिन एंड एक्सरसाइजेस। ज्यादा बड़ी बात नहीं है वो। अच्छा। और सफर के दौरान कुछ लोगों को तकलीफ होती है? वो ज्यादातर ENT से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अच्छा। वो अगर कोई स्मेल है, कोई किसी को बस में होता है, किसी को फ्लाइट में होता है, किसी को शिप में होता है, अच्छा। तो जो अलग स्मेल होती है उसका, जी। उसकी वजह से वो तकलीफ होता है। अब ये एक सवाल है और बहुत खास सवाल है, क्योंकि हमारी आवाज जो है वो हमारे शरीर का बहुत ही अहम अंग है, या कहें बहुत बड़ी क्वालिटी है हमारे शरीर की, कि इस आवाज के जरिए हम अपनी बातों को कह पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं, दूसरे तक पहुंचा पाते हैं, संवाद कर सकते हैं। और इस चीज पर, आवाज जहां से निकलती है, जिसे लैरिंग्स कहा जाता है, इस पर आपका बहुत गहरा अध्ययन है। तो हम थोड़ा विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे कि गले से निकलने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो बात है, वो है आवाज। और जो आवाज का इस्तेमाल करके अपना गुजर बसर करते हैं, खासतौर से गायक होते हैं, या जो निवेदक होते हैं, माइक्रोफोन का इस्तेमाल करने वाले, या जो व्याख्यान देते हैं, लेक्चरर्स होते हैं, शिक्षक, प्राध्यापक होते हैं, एक्टर्स होते हैं, अभिनेता होते हैं, इन लोगों को जब आवाज की तकलीफ होती है तो उसकी क्या क्या वजह हो सकती है और ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? मुझे ऐसा लगता है कि आवाज ये हमें भगवान ने दी हुई बहुत बड़ी गिफ्ट है जी। और हर एक की आवाज, उसकी अपनी एक पहचान है। हर एक की आवाज अलग अलग है। किसी एक इंसान की आवाज दूसरे से जुड़ती नहीं है। मेरी आवाज ही पहचान है। तो ये जो भगवान ने हमें गिफ्ट दिया है, इसको हमें ठीक से प्रिजर्व करना चाहिए, जो कि हम करते नहीं। और जो सिंगर्स है, जो प्रोफेसर्स है, जो एक्टर्स है, जो मिमिक्री आर्टिस्ट है या अनाउंसर्स है, इनको तो बहुत उसका केयर करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करते। तो मुझे ऐसा लगता है कि आवाज की केयर करने में बहुत सारे इंपॉर्टेंट थिंग हमें ख्याल में रखना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया हार्मोनल इम्बैलेंस जो अपने बॉडी में होता है, बाद में इमोशनल इम्पैक्ट, फियर, स्ट्रेस, ओवरजॉय, ये चीज से आपकी आवाज के ऊपर फर्क होता है। मिसयूज ऑफ वॉइस, जो आपकी आवाज नहीं है वो आप यूज करते हैं। मिसयूज ऑफ वॉइस, गलत तरीके से आवाज का इस्तेमाल। ओवर यूज ऑफ वॉइस, अच्छा, बार बार बात करना, ये भी दोनों चीजें दे आर एनिमीज ऑफ वॉइस। यूज ऑफ वॉइस व्हेन नॉट नीडेड, आपको जब भी बात करने की जरूरत नहीं फिर भी आप बात करते हो, तो दैट गिव्स स्ट्रेन ऑन योर वोकल कॉर्ड्स। स्पेशली जो सिंगर्स है जो किसी और की आवाज की नकल करते हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट और सिंगर्स, उनको तो ये बात बहुत ख्याल में रखना चाहिए कि आपको आपकी आवाज में ही गाना ठीक है। यू कैंट कॉपी, यू कैंट डू अगेंस्ट द नेचर। अगर आप दूसरे की आवाज की नकल करेंगे, उसके आवाज में गाएंगे, तो आपकी आवाज में तकलीफ होने वाली है। ये हर कोई सिंगर ने ख्याल रखना चाहिए कि अपनी अपनी आवाज अपनी प्रूव करो, ना कि किसी की नकल करके प्रूव करो। बाद में ओवर यूज ऑफ मोबाइल फोन्स, हम बहुत देर मोबाइल पे बात करते हैं, उससे आपका वोकल कॉर्ड पे स्ट्रेन आता है। आप किसी भी गुस्सा हो और आपको आपका एंगर व्यक्त करना है, तो आप वहां जाके उसको मिलो और उसके साथ में सामने सामने फाइट करो, ना कि मोबाइल पे करो। पूरा वो स्ट्रेस जो है आपका वोकल कॉर्ड पे आता है। आप चिल्ला के बात करेंगे, आप उस पे एरोगेंटली बात करेंगे, तो उसमें कोई सामने वाले पे असर नहीं होगा, लेकिन आपका बीपी और शुगर बढ़ जाएगा, आपके वोकल कॉर्ड को तकलीफ देगा जी। अनदर थिंग इज रॉन्ग वे ऑफ रियाज। बहुत सारे सिंगर जो रियाज करते हैं वो खाली ये कहते हैं 5 घंटा किया, 6 घंटा किया, 7 घंटा किया, लेकिन वो रियाज आपका आप ठीक कर रहे हो या खाली ज्यादा कर रहे हो, ये मॉनिटर करना जरूरी है। रियाज करने के बाद अगर आपको फ्रेश लगता है, अगर आपको अच्छा लगता है, तो आपका रियाज ठीक है। मगर रियाज करने के बाद अगर आप थक जाते हो, वोकल फटीग आता है, तो इसका मतलब कोई तो तरीका गलत है। तरीका गलत जी जी जी। तभी जो मैंने बताया कि स्ट्रेस इन कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, बच्चे, लिटिल वंडर, लिटिल चैंप, वो पेरेंट्स वो बच्चों पे इतना बर्डन डालते कि नहीं तुम्हें जीतना ही है, जीतना ही। उसका एक स्ट्रेस आता है बच्चों पे और उसका गलत असर आवाज के ऊपर होता है। अगेन हाइपर एसिडिटी एंड पोस्ट नेजल डिस्चार्ज,
पोस्ट नेजल डिस्चार्ज मीन्स सर्दी जुकाम, जो सर्दी या जुकाम नाक से बाहर आना चाहिए, अगर वो बाहर नहीं आए तो नीचे चला जाता है, पोस्ट नेजल डिस्चार्ज पीछे चला जाता है और दैट अटैक्स योर थ्रोट लैरिंग्स। और दूसरी बात जो मैंने कही हाइपर एसिडिटी, अगर आप रात में देर से खाना खाते हो जी 10 बजे 11 बजे 12 बजे, तो इट गिव्स राइज टू एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी। अच्छा, खाना ठीक से हजम नहीं होता है, उसका एसिडिटी होता है और ऊपर आके इट अटैक्स हियर, गले में अटैक कर देता है जी। दैट इज द बेसिक कॉज ऑफ वॉइस प्रॉब्लम, हाइपर एसिडिटी। जो पहले किसी लोगों ने बताया था हमारे पूर्वजों ने कि सूरज ढलने पर 6 बजे 6:30 बजे अच्छा खाना खाना चाहिए, तो वो खाना खाने का वक्त और आपकी नींद, इसमें 3 से 4 घंटे का फासला होता है, आपका खाना हजम हो जाता है, आपका एसिडिटी नहीं होती है। जो लोग ये फॉलो करते हैं तो उनको आवाज की तकलीफ, एसिडिटी बहुत कम हो जाती है, वो एक ख्याल में रखना चाहिए। अच्छा, दिस अगेन चेंज इन लाइफस्टाइल आपका अगर चेंज हुआ है, गलत है, तो उसमें भी आपकी आवाज पे तकलीफ होती है। देर से सोना है, देर से उठना है, कुछ लोग तो सुबह में 3 बजे 4 बजे सोते हैं और 10 बजे 11 बजे उठ जाते हैं, वो बायोलॉजिकल क्लॉक आपका डिस्टर्ब होता है, दैट अगेन हैम्पर्स योर वॉइस। ओवर यूज ऑफ कूलर्स एंड एयर कंडीशनर्स, दिस इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर योर वॉइस, कूलर और एयर कंडीशन। बाद में डिओडोरेंट्स, परफ्यूम्स, इंसेक्ट स्प्रेज, वो जो होता है ना जी पेस्टिसाइड, उससे वो जो पेस्ट कंट्रोल करते हैं कभी कभार, उसका पूरा फ्यूम्स पूरा आपके नाक से अंदर चला जाता है, दैट अटैक्स योर एयरवे, दिस इज ऑल्सो वेरी डेंजरस। रॉन्ग वे ऑफ परफॉर्मिंग यॉडलिंग एंड रैप सिंगिंग, कई सिंगर्स को ऐसा लगता है कि हम जितना चिल्लाएंगे, जितना ऊपर गाएंगे, उतना गाना अच्छा हो जाएगा, यॉडलिंग, रैप सिंगिंग, तो दैट इज ऑल्सो डेंजरस फॉर योर वॉइस। अगेन रॉन्ग फूड हैबिट्स, फास्ट फूड, स्पाइसी फूड जी, एक्सेसिव नॉनवेज, ये सब आपके आवाज के एनिमी है। अगेन जंक फूड्स, मॉस्किटो रिपेलेंट्स एंड एंटी इंसेक्ट स्प्रेज, एंड द बिगेस्ट एनिमीज ऑफ वॉइस, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली एंड क्लियरली, इसके ऊपर हम बात करेंगे। बिगेस्ट एनिमीज ऑफ वॉइस, अल्कोहल, स्मोकिंग एंड टोबैको। मैं आपसे अभी यही पूछने वाला था, ये 3 चीजें जो है दे आर बिगेस्ट एनिमीज ऑफ वॉइस। बहुत से गायकों को या जो माइक्रोफोन पे बोलते हैं, निवेदक होते हैं, का अनाउंसर्स होते हैं, या बहुत से डबिंग आर्टिस्ट होते हैं जो अपनी आवाज का इस्तेमाल करते हैं, और उनको ऐसी गलतफहमी होती है कि सिगरेट पीने से, स्मोकिंग करने से मेरी आवाज का बेस बढ़ जाएगा। नहीं, ये गलत है। या अल्कोहल पीने से आवाज सुधर जाएगी, ये बिल्कुल गलत है, बहुत गलत है। क्या होता है ना कि अगर कोई सेलिब्रिटी सिंगर है जिसको हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, अगर वो सिंगर स्मोकिंग करते हैं तो हमें लगता है अरे हम भी स्मोकिंग करेंगे तो उसके जैसा बन जाएगा। अगर वो अल्कोहल लेता है तो हमें लगता है दैट इज स्टेटस सिंबल, अगर ये सिंगर ले रहा है तो हमें लेने में क्या प्रॉब्लम है, हम उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। तो दीज आर ऑल अगेंस्ट द वॉइस, दे आर बिगेस्ट एनिमीज ऑफ वॉइस, अल्कोहल, टोबैको एंड स्मोकिंग जी। अल्कोहल से दैट गिव्स राइज टू एसिडिटी और आपका कॉन्शियसनेस चला जाता है, उसका असर हमारे ब्रेन में ब्रोकाज एरिया है, दैट कंट्रोल्स योर स्पीच, दैट कंट्रोल्स योर वॉइस। जो एक्सेसिव अल्कोहल से उसके ऊपर इफेक्ट हो जाता है और आपका बात करने में तकलीफ शुरू हो जाती है। आप अगर जरूरत से ज्यादा अल्कोहल ले गए तो आपका स्पीच ब्लड हो जाता है, आप एक ही बार बार दोहराते हैं, तो इसका मतलब ब्रोकाज एरिया जो है हमारे ब्रेन में वो इफेक्ट हो गया। अगेन आई विल कम टू टोबैको जी। टोबैको, गुटखा एंड मिशरीज, दे आर एनिमीज ऑफ वॉइस। सो टोबैको जैसी जो चीजें हैं वो आपके ओरल कैविटी पे निगेटिव असर करते, दैट कॉजेस ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। आपका जो ओरल कैविटी का जो लेयर है स्किन का, वो खराब हो जाता है, उसका वर्किंग कम हो जाता है। सो यू कैन से आपका जो मुंह खोलने का खुलता नहीं है, वो अपने अपना इतना छोटा हो जाता है। आई हैव सीन सो मेनी पेशेंट्स, दे कैन ईट, दे आर गोइंग टू यूज ओनली स्ट्रॉ एंड मिल्क, खाली स्ट्रॉ से वो दूध पीते हैं। हमारा एक बंदा, एक पेशेंट जिसको हमने ऑपरेट किया, उसको अगर कोई चीज खानी है या पेड़ा खाना है या लड्डू खाना है, लड्डू तो नहीं खा सकता, वो यहाँ रखता था और उसको उंगली से ऐसा पूरा पुश करता था, फिर वो अंदर जाता था। एंड ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में आपका मुंह खुलता नहीं तो आपका बात करने का कैपेसिटी कम हो जाता है, आपका आवाज इफेक्ट हो जाता है। एंड दिस इज अर्ली साइन ऑफ ओरल कैंसर, टंग कैंसर, लैरिंजियल कैंसर। इसमें पूरा पहले ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस से शुरू हो जाता है। जब आपको ओरल कैंसर होता है या स्पेशली लैरिंग्स कैंसर होता है तो आपकी आवाज चेंज हो जाती है, दैट इज स्पेसिफिक कॉल्ड एज हॉट
पोटैटो वॉइस, इन मेडिकल प्रोफेशन हम उसे बोलते हैं हॉट पोटैटो वॉइस। इसका मतलब है अगर गरम गरम आलू अगर आपके गले में अटक गया तो आपकी आवाज जैसी होगी आपका आवाज वैसा हो जाता है, एंड दैट इज इंडिकेटिंग साइन ऑफ कैंसर ऑफ लैरिंक्स, टंग कैंसर्स। जी जी डॉक्टर साहब, इसके बारे में एक सवाल हम विस्तार से जानना चाहेंगे, मगर इससे पहले एक गीत श्रोताओं को सुनवा देते हैं। मैं वो गाना सुनाना चाहता हूँ, श्री रामचंद्र जी ने इसको संगीतबद्ध किया है, काफी राग में ये बंधा हुआ है जी। जारी जारी ओ कारी बदरिया। बहुत सुंदर गीत है, आइए सुनते हैं। जारी जारी ओ कारी बदरिया, जारी जारी ओ कारी बदरिया, मत बरसो रे मेरी नगरिया, मत बरसो रे मेरी नगरिया, परदेस गए हैं सांवरिया, जारी जारी ओ कारी बदरिया, जारी जारी ओ कारी बदरिया। जारी जारी ओ कारी बदरिया, ऐसा ही हम कहेंगे कि वो सारी काली चीजें हैं जो हमें अफेक्ट करती हैं, हमें प्रभावित करती हैं, चली जाए हमारे जीवन से। और एक सवाल कैंसर के बारे में आपने जिक्र किया कि तरह तरह के कैंसर होते हैं, मगर जहां तक हम गले की बात करें तो अन्न नलिका का कैंसर और उसके साथ वहीं पर हमारा जो आवाज का यंत्र है, साउंड बॉक्स या जिसे लैरिंक्स कहते हैं, उसका कैंसर होने की बहुत ज्यादा केसेस देखे जाते हैं। इसकी क्या वजह होगी आजकल? जब हम भारत का विचार करेंगे तो as far as cancer patient is concerned, more than 60% cancer patients are oral cancers, larynx cancer, tongue cancers, gum cancers। तो इसकी वजह यही है कि हमारा जो यंग जनरेशन है ये स्मोकिंग, टोबैको, गुटखा एंड हुक्काज, ऑल दीज थिंग, ऑल दीज आर एनिमीज। और ये सब चीजें हमारे स्टेटस सिंबल बन गई है ड्यू टू फिल्म इंडस्ट्री, ड्यू टू दैट OTT प्लेटफॉर्म। कोई भी अगर बड़ा हीरो का एंट्री बताते हैं तो उसको व्हाइट शूज बताते हैं, फिर वो आके बैठता है, आराम से सिगरेट निकालता है, उसको सुलगाता है और ऐसा स्मोक छोड़ता है। वो हमारे बच्चों के आइडल बन गए। हम किस चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? अगर आप
किसी भी एरिया में जाएंगे, किसी भी स्कूल में जाएंगे, कोई भी यूथ क्लब में जाएंगे तो देखेंगे मोर देन 50% जनरेशन, यूथ जनरेशन जी, ये ओरल कैंसर से प्रभावित है, या स्मोकिंग या हुक्का भी। और हुक्का तो उसको पूरा ग्लैमर मिल गया, अभी हुक्का बार है। और मुझे लगता है कि ये हर बच्चे ने, उसके पेरेंट्स ने, टीचर ने सोचना चाहिए कि हम ये क्या कर रहे हैं बच्चों के सामने। जो स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री या कोई सीरियल्स है, ओटीटी प्लेटफॉर्म है, इन्होंने इसका सोच रखनी चाहिए कि जो आप बताते हैं उसको बच्चे लोग ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने भी इसमें बहुत सीरियसली ध्यान देना चाहिए। मैं तो वीवी भारती का और आपका शुक्रगुजार हूं कि मुझे लेकर आए और इस पॉइंट पे आप मुझसे बात कर रहे हैं। तो यही अंतिम सवाल आपसे है कि जो हमारी ये 3 अवयव है, ईएनटी, कान, नाक और गला, इनसे जुड़ी हुई बीमारियों की हमने बातें की, बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। तो एहतियात के तौर पे हम पूरी तरह से स्वस्थ रहें और खास तौर से ये जो 3 अवयव हमारे हैं, ये जो 3 शरीर के हिस्से हैं, इनकी तंदुरुस्ती के लिए, इनकी बेहतरी के लिए क्या क्या किया जा सकता है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कार्यक्रम का हम अंत इसी से करेंगे। जो भी चीजें हमने बताई है, मुझे ऐसा लगता है कि वो चीजें फॉलो करना जरूरी है। आपकी आवाज अगर अपनी है, सुननी जानी चाहिए लोगों ने। आपको आपकी आवाज सुनना जरूरी है। आवाज की आवाज सुनना जरूरी है। तो ये जो सब चीजें हमने बताई है, डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आपको किसी ईएनटी और वॉइस केयर सर्जन के पास जाने की नौबत नहीं पड़ेगी। इसी भावना के साथ मैं यहाँ आपसे विदा लेता हूँ। विदा लेते समय एक शेर सुनाना चाहता हूँ। न जाने कौन सी बात आखिरी होगी, न जाने कौन सी रात आखिरी होगी, बस प्यार से मिलते जुलते रहो दोस्तों, न जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देते हैं। विविध भारती परिवार की ओर से आपका हम आभार व्यक्त करते हैं। आज आप यहाँ आए और ईएनटी, कान, नाक और गला, इससे संबंधी जो विकार होते हैं, बीमारियां होती है, उसके बारे में बहुत विस्तार से हमने चर्चा की। खासतौर से आवाज के बारे में आपने बहुत कुछ बातें बताई, बहुत सी एहतियात की बातें बताई। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। कल की हंसी मुलाकात के लिए, आज रात के लिए हम तुम जुदा हो जाते हैं। अच्छा चलो सो जाते हैं। कल की हंसी मुलाकात के लिए, आज रात के लिए हम तुम जुदा हो जाते हैं। अच्छा चलो सो जाते हैं। चलो सो जाते हैं।
छोटी मुलाकातें भूल गया था मैं 2-4 बातें। बातों से ना दे अपने भरे, आंखों में कई सपने भरे, तो सपनों की इस बारात के लिए, आज रात के लिए हम तुम जुदा हो जाते हैं। अच्छा चलो सो जाते मैं ये नहीं जाना हमसे शर्म का क्या है बहाना। देखो पहले हम थे अजनबी, हो गई मगर अब दोस्ती, बदले हुए हालात के लिए, रात के लिए हम तुम जुदा हो जाते हैं। अच्छा चलो सो जाते हैं, कल की हंसी मुलाकात के लिए, आज रात के लिए हम तुम जुदा हो जाते हैं। अच्छा चलो सो जाते हैं। अच्छा चलो सो जाते हैं। अच्छा चलो सो जाते हैं। सेहतनामा में आप सुन रहे थे ईएनटी से जुड़ी समस्याएं और समाधान। इस विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर मिलिंद भोई से जयंत पात्रिकर की बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी। कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग दिया मनीष वैश्य ने और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। सेहतनामा